देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए हमने आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिटेल में लेक्चर दिया, उसके बारे में अच्छे समझाया। उसके पहले हमने रिफ्यूजीज पे लेक्चर दिया था और हमारे इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सीरीज में ये हमारा अगला लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम आज आपको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन तीनों के बीच के रिश्ते समझाएंगे। हम आपको एनपीआर भी समझाएंगे और ये सब करते हुए हम देश के गृह मंत्री के जेस्चर भी करेंगे। एनपीआर एनआरसी दोनों अलग हैं भाइयों बहनों, तो हम ये सारे अंदाज अपनाएंगे क्योंकि ये ही लाइफ है मेरे लेक्चर्स की। ओके, हम बंधे नहीं रह सकते। तो एनपीआर वर्सेस एनआरसी और वर्सेस सीएए। बहुत से लोग अभी भी कैब कह रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, मुझे उन्हें लगता है कैब कहना बंद करना चाहिए। बिल नहीं है, ये एक्ट हो चुका है, इसलिए लोग सड़कों पे हैं। बिल होता तो पार्लियामेंट होता, एक्ट बन गया है इसलिए सड़कों पे हैं। अब इसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, ये हम समझाएंगे। लेक्चर की शुरुआत इस बात पे करता हूं कि सरकार ये कह रही है कि हम एनपीआर बनाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं मान लीजिए अगर एनआरसी कंडक्ट कर लिया गया तो ऐसा कहा गया था पहले आसाम में कि करोड़ों लोग जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट हैं। जब गिना तो निकले बाद में जाकर के 19 लाख कह रहा हूं। फिर आपने कहा कि वो देश भर में चले गए हैं, अब उन्हें देश भर से पकड़ना है। ये मैं आपको तय करके बता देता हूं कि लगभग 70-80% के पास वोटर आईडी कार्ड है, ये केन प्रकरण बने हुए हैं। तो ऐसे में सरकार अगर अब ये देख रही है कि किसके पास नागरिकता सही है या नहीं है, मतलब कौन सिटीजन है या कौन नहीं है, ये अब असर्टेन कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि आप लोगों की फ्रेंचाइज चेक कर रहे हो कि उनके पास फ्रेंचाइज है कि नहीं है। फ्रेंचाइज माने देश में हिस्सा, नागरिकता का एक आधार है जिसके तहत आप फ्रेंचाइज चेक करते हैं। तो उसी फ्रेंचाइज के दम पर होते हैं इलेक्शन, इलेक्शन से चुनी जाती है पॉपुलर गवर्नमेंट। तो फिर तो गवर्नमेंट अपने आप में इलेजिटिमेट हो गई। अगर 2 मिनट के लिए आप सोचें तो ये बात तय है कि अगर मान लीजिए कल को एनआरसी में कुछ करोड़ लोग नहीं आ पाते और वो ये माने जाते हैं कि वो इलीगल हैं, लेकिन उनमें से मान लीजिए 80-90% के पास अगर वोटर आईडी कार्ड रहा और वो वोट डाल गए, 40-40 साल से वो रह रहे थे, तो ऐसे में तो आपकी सरकार ही इलेजिटिमेट हो गई। वही एक तरह से दोबारा खटकरे में है। तो आपको तो पहले रिजाइन करना चाहिए, फिर एनआरसी होना चाहिए, फिर असर्टेन होना चाहिए कौन नागरिक है कि नहीं, और फिर दोबारा फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए। सही बात? तो यहीं से क्लियर है कि पहले 5 साल की सरकार के दौरान ही ये होना चाहिए था, 2019 के चुनाव के पहले, पहली बात। लेकिन चुनाव होने के बाद ये अब हो रहा है, उसी वोटर के थ्रू आप चुने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि आप ये खुद मान रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड पे मोटा मोटा लिखा होता है कि ये सिटीजनशिप नहीं है। वोटर आईडी कार्ड आप मान रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो जो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इट मीन्स वो इशू हो रखे हैं पहले से, इसलिए तो आप उन्हें नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहे। और उनके दम पर वोट डले हैं, उन वोटों के दम पर आप चुने हैं, और आप चुने हैं तो आप ही एनआरसी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर पहला सवाल तो आप ही पे है कि आप किसे इलेजिटिमेट ठहरा रहे हैं। वो जिसकी नागरिकता आप चेक कर रहे हैं वो, या वो जिनके द्वारा वोट डालने पे आप बने हैं, तो फिर आप घेरे में आते हैं। ये सवाल पता नहीं अब तक क्यों नहीं किया जा रहा। ये तो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि नागरिकता से आती है फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज से आते हैं पॉपुलर इलेक्शन, इलेक्शन से आती है पॉपुलर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट खुद एनआरसी कर रही है। सही बात? चलिए ये सारे तथ्य आपको समझाएंगे बिंदु दर बिंदु, और शुरुआत करते हैं एनपीआर से। सबसे पहला सवाल, एनपीआर का मतलब क्या है? ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब यहां पर वर्ड ध्यान से देना है, पॉपुलेशन। ये सबसे पहले पॉपुलेशन को देखने जा रहे हैं, जनसंख्या कितनी, जनसंख्या। आई बात समझ में? यहां पर शब्द जनसंख्या यूज हो रहा है, जन है, जन की बात हो रही। यहां पर नागरिकता की बात नहीं हो रही है, सिटीजन की बात नहीं हो रही है, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। यानी कि कोई भी सहवासी, यानी कि कोई भी रेजिडेंट। तो यहाँ पर वर्ड रेजिडेंट यूज होता है जब हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करते हैं। अब आता है कि रेजिडेंट कौन है भाई? तो कोई भी यूजुअल रेजिडेंट, यानी कि कोई भी यूजुअल रेजिडेंट
वो इसमें पंजीकृत, इसमें रजिस्टर होगा। ओके, अब सवाल आता है यूजुअल रेजिडेंट कौन है। जब एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाला आदमी एक परफॉर्मा लेके, एक फॉर्म लेकर के, या कोई औरत आपके घर आएगी तो वो जो आपकी सारी डिटेल्स लेगी तो वो यूजुअल रेजिडेंट के कॉलम के तहत ही सारी डिटेल आपसे लेगी। यूजुअल रेजिडेंट कौन है? यूजुअल रेजिडेंट सिंपल वो है जो या तो लगभग 6 महीने से या उससे ज़्यादा समय से भारत में रह रहा है। पहली बात, मतलब कि आपका कोई भी मित्रगण है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, अगर वो मान लीजिए फॉरेन से इंडिया आया है, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी आपके पास आया है लंबी वेकेशन पे या किसी भी कारण से वो यहाँ ठहरा है, अब उसे 7 महीने हो गए हैं रहते हुए, तो वो यूजुअल रेजिडेंट काउंट हो जाएगा और उसका डिटेल इसमें ले लिया जाएगा। और दूसरी बात, मान लीजिए अभी अभी आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव कल लैंड हुआ है फॉरेन से और आज आपके घर आ गए हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डाटा लेने वाले, तो वो पर्सन भी यूजुअल रेजिडेंट काउंट होगा अगर वो ये कहेगा कि मैं 6 महीने उससे ज़्यादा यहाँ रुकने वाला हूँ। तो कोई भी वो पर्सन यूजुअल रेजिडेंट है या जो तो वो 6 महीने या उससे ज़्यादा समय से रह रहा हो, या फिर वो 6 महीने या उससे ज़्यादा समय रहना चाहता है। तो 6 मंथ यहाँ पर क्लॉज है। आई बात समझ में? वो हो गया यूजुअल रेजिडेंट। क्लियर हो गई बात? तो उसका सारा डाटा ले लिया जाएगा। ओके, ये डाटा किसकी अगुवाई में लिया जा रहा है? कौन सी बॉडी है जो इसे कंडक्ट कर रहा है? इसके कंडक्ट करने के लिए जो बॉडी है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए, वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और दूसरी बॉडी है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि CCI। तो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये 2 बॉडीज हैं जो ये सारा डाटा कलेक्ट करेंगी। और ये दोनों बॉडीज किसके प्रति आंसरेबल हैं, किसके अंडर ये काम कर रही हैं? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि होम मिनिस्ट्री को कौन प्रिसाइड करता है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर की पोस्ट पे इस समय भारत में कौन है? श्री अमित शाह। हम सभ्य नागरिक हैं इस देश के, ठीक? ये हमारी पहचान है। हमारी सभ्यता ही हमारी शक्ति है, कभी कमजोरी नहीं होगी। ये श्री की वजह से सम्मान दे रहे हैं, यही श्री की वजह से ने सारे जवाब भी देने पड़ेंगे। ये इन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, दैट इज द इशू। तो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, MHA के अंडर काम करेंगे। MHA होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री माने कि प्रिसाइड करते हैं होम मिनिस्टर माने श्री अमित शाह। ओके, चलिए अब हम समझ लेते हैं ये काम होने क्या वाला है, इसके तहत चलने क्या वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये खबर एकदम से ब्रेक क्यों हो गई यार? आज ये हो हल्ला कहाँ से मचा? क्योंकि 25 दिसंबर को 25 ऑफ दिसंबर, आप सब जानते हैं उस दिन क्या था? उस दिन मैरी क्रिसमस था। और 25 दिसंबर को ये खबर आती है कि लगभग 8500 करोड़ जो है वो सरकार ने दे दिए हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए। तकरीबन अखबारों ने गलत खबर छापी और फिर माफीनामा भी लगाया। 8500 करोड़ सेंसस के लिए दिया गया था, ये NPR के लिए नहीं दिया गया था। NPR के लिए पर्टिकुलरली 3943 करोड़ के अराउंड अमाउंट दी गई है। 3943 करोड़ के अराउंड, यानी कि अप्रॉक्स 4000 करोड़ दिया गया था। क्लियर हो गई बात? तो ये तो पहली चीज़ आप दुरुस्त कर लें। यहीं से अब एक बात सुनकर समझ में आती है कि क्या ये सेंसस और ये सब एक साथ ही होगा? मतलब ये एक ही चीज़, क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है? और अगर सेंसस है तो फिर ये NPR अलग से करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आई बात समझ में? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत हम सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि रेजिडेंट का डाटा होगा, सिटीजन का नहीं। आप सिटीजन नागरिक की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वासी की वसनीक की बात कर रहे हैं। और वो यूजुअल रेजिडेंट हैं। यूजुअल रेजिडेंट, मैंने बताया कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी बाहर से आया है तो ये तय बात है कि इसमें सारे कवर होंगे देसी विदेशी, यानी कि इसमें सभी कवर होंगे, नेशनल और एलियन दोनों। जो यहाँ का है वो भी, जो बाहर से आया वो भी। ये सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रत्येक पर्सन जो उस समय भारतीय धरती पर खड़ा है, रह रहा है,
जो 6 महीने से या तो रह रहा है या जो 6 महीने तक रहने की इच्छा रखता है वो इसमें दर्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये डाउट्स क्लियर। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ की इसके तहत ये प्रक्रिया होगी क्या। इस प्रक्रिया के तहत अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर के सितंबर 2020 तक एक हाउस लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कंप्लीट कर लिया जाएगा। हाउस लिस्टिंग यहां पर क्या है, यानी कि अब बिल्डिंग्स का डाटा 2020 हाउस लिस्टिंग का मतलब ये है कि बिल्डिंग के रिलेटेड डाटा, मुस्कान, बिल्डिंग्स की मैपिंग होगी। क्या मैपिंग की जाएगी? बिल्डिंग कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है या किस पर्पस से चल रही है, ये देखा जाएगा। तो पर्पस देखा जाएगा बिल्डिंग का। ओके, क्या साइज है, क्या डायमेंशन है, कितने रूम्स हैं, ये सारा कुछ देखा जाएगा। क्या फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर, वाटर सप्लाई आता है, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज कनेक्शन है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं है, ये सब देखा जाएगा। ये सारा कुछ प्रक्रिया अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच में ख़त्म हो जाएगी। ये बात तय हो गई। चलिए, इस दौरान होगा क्या? इस दौरान होगा ये कि आपके घर में एक पर्सन आएंगे, वो आपसे जानकारियाँ लेंगे और जानकारियाँ किस तरह की होंगी, यहीं से सारा कंसेप्ट शुरू होता है। और कंसेप्ट ये शुरू होता है कि देश के गृह मंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले ANI की रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया NPR के ऊपर, और फिर ANI क्योंकि न्यूज़ एजेंसी है तो उन्होंने ANI को ही दे दिया ताकि सभी ANI से उठा लेंगे, और सभी न्यूज़ चैनलों ने फिर ANI से उठा लिया क्योंकि ANI इज़ अ न्यूज़ एजेंसी, जैसे रियूटर्स है, ANI भी है, इस तरह से। ओके, अब समझते हैं कि सारा खेल क्या है। इसकी पहले शुरुआत समझनी होगी, अंडरस्टैंड करना होगा। क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में समय समय पर अमेंडमेंट करके बदलाव किए गए हैं। इसमें 1987 में एक बदलाव था। उसके पहले ये होता था कि जो भी भारत में जन्मता था वो भारतीय नागरिक हो जाता था, लेकिन 1987 में ये प्रावधान किया कि आपका भारत में जन्म लेना भी जरूरी है, प्लस आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। आपका जन्म लेना जरूरी है, आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। समझ आई? ये समय आगे बढ़ा और इसमें फिर अमेंडमेंट किया गया। 2003 के दौरान एक परिवर्तन ये आता है कि आपका जन्म भारत में होना चाहिए, आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, लेकिन माता पिता में से कोई भी दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो इलीगल इमिग्रेंट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया 2003 के समय। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की, NDA गवर्नमेंट था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उस समय सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के तहत इस इलीगल इमिग्रेंट क्लॉज को उस एक्ट के अंदर इन्यूमरेट करने का कोशिश की गई, जो कि सफल रही, कर ली गई। और इसी के तहत एक नए रूल्स भी बन करके आएंगे, और वो रूल्स का नाम यहाँ पर क्या आ जाता है, वो मैं रूल का नाम यहाँ पे डिटेल में लिखता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। एक तो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और दूसरा ये रूल्स का नेम। तो सिटीजनशिप एक्ट 2003 और दूसरा सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। ये वर्ड ध्यान से देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिटीजनशिप रूल्स 2003, और इसका पूरा नाम है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर NPR का जन्म कहाँ से होता है? NPR का जन्म होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 2003 में हुई अमेंडमेंट, उन अमेंडमेंट्स के दम पर हमने खड़े कर दिए सिटीजनशिप रूल्स 2003। वो है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल 2003।
इन दो चीज़ों से शक्ति प्राप्त करके उत्पन्न होता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका सोर्स पता लग गया, इसका स्रोत पता लग गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2003 में जो 1955 के एक्ट में बदलाव किया गया, उससे जो रूल्स निकल करके आए, इससे मोटी दो चीज़ें निकल करके आ रही हैं। पहली चीज़ ये निकल करके आ रही है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स होगा, तो सिटीजन्स को रजिस्टर किया जाएगा। यहाँ पे वर्ड पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे वर्ड सिटीजन है। और दूसरा कहा जा रहा है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की इशू किया जाएगा। आई बात समझ में? सिटीजन को रजिस्टर करने और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा। इसका प्रावधान भी 2003 में जो अमेंडेड एक्ट था 1955 वाला, उसमें डाला गया। तो यहाँ से सिटीजनशिप रूल 2003 की वजह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की नीड प्रॉपर फील हुई। आई बात समझ में? और ये 2003 में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट की गई, उसके तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का प्रोविजन डाल दिया गया। जबकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के प्रोविजन की बात जो रखी है, जो प्रावधान शुरुआत की है, वो राजीव गांधी ने की है आसाम अकॉर्ड एट 1985 के समय में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी और एनपीआर दोनों की बात राजीव गांधी के द्वारा ही की गई, ये बात आप याद रखना। अब क्योंकि सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर दी गई है कि दूसरा माता या पिता दोनों में से कोई एक भी इलीगल इमिग्रेंट ना हो, इसकी वजह से फिर मतलब अगर लीगल इमिग्रेंट है तो कोई बात नहीं, माँ लीगल इमिग्रेंट है, पिता भारतीय होगा, कोई इशू नहीं। पिता लीगल इमिग्रेंट है, माता भारतीय होगी, कोई बात नहीं, बच्चा वैधानिक ही होगा, वैध होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक क्लॉज है कि माइग्रेंट हो सकते हैं मदर व फादर दोनों में से कोई एक, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, लीगल माइग्रेंट हो सकते हैं। बात को समझिए आप, क्लियर एस्पेक्ट। इसके तहत अर्ज क्रिएट होती है कि डेटाबेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस मेंटेन करने के लिए आपको पॉपुलेशन रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन रजिस्टर का प्रावधान फिर जो अमेंडमेंट की गई 1955 के एक्ट में 2003 के अंदर, उसके अंदर डाल दिया गया। समझ आई? और वहीं से फिर एक और इंस्ट्रूमेंट पैदा हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट है सिटीजन्स को रजिस्टर करने का, और वही इंस्ट्रूमेंट ताकत दे रहा है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने की, और वो हो गए सिटीजनशिप रूल्स 2003। ये सिटीजनशिप रूल 2003 कहाँ से पैदा होते हैं? जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया, वहीं से। आई बात समझ में? अब ये दो चीज़ें पता लग गई। ये एनआरसी यहीं से निकल आएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन करने की बात कर दी है। फिर एनआरसी के रिलेटेड प्रोविजन 2004 में मनमोहन सरकार ने भी रखा। एनआरसी के रिलेटेड प्रोविजन 2009 में फिर से मनमोहन सिंह सरकार ने रखा, जब अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, उन्हें कुछ चीज़ों के लिए रिकमेंडेशन भेजी थी। उस पर आज हमें नहीं जाना, हमें एनपीआर को समझना है। आई बात समझ में? जैसे आसाम अकॉर्ड के समय में एनआरसी प्रॉमिस किया गया था, उसी आसाम अकॉर्ड के समय में एक एनपीआर का भी कंसेप्ट राजीव गांधी ने दिया था। उसे कानूनी जामा पहनाने का काम, कानूनी ढांचे में लाने का काम कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके। ठीक है? और उसे अकेले को कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि आप असल मायने में वो लाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे। इलीगल इमिग्रेंट अगर आइडेंटिफाई एक बार करना है तो उसके लिए सिटीजन जो है वो रजिस्टर करने पड़ेंगे। सिटीजन रजिस्टर करेंगे तो फिर उन्हें रजिस्टर करके कोई आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे, वो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। और ये सारी प्रक्रिया के लिए एक बार सारा का सारा पॉपुलेशन बेस तैयार आप करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे सारा। क्लियर कहानी? ये चलता रहा। इसके बेसिस पर अब हुआ ये कि 2009 में उस समय के गृह मंत्री यानी कि पी चिदम्बरम ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लाने की बात की। उन्होंने कहा कि भाई सरकारी सेवाएं जितनी भी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, वो जेन्युइन स्टेक होल्डर तक पहुँचे, जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, जो सही लाभार्थी हैं उन तक वो पहुँचे। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टिव डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि 2003 का कानून उन्हें ताकत देता था। तो 2009 में जब वो ये प्रावधान लेकर के आए तो 2010 में आपने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बेसिस पर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2011 में सेंसस ड्यू था। तो 2010 में हाउस लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया, डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया, और उसके बाद फिर 2011 में सेंसस से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया गया। ये सेम 2010 में जो डाटा इकट्ठा किया गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए,
इस डाटा को ही एज इट इज आगे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में अपग्रेड किया। तो आप इसके बारे में एक वर्ड ये सुनेंगे कि एनपीआर कंडक्ट नहीं किया, एनपीआर अपग्रेडेशन किया। 2015 में आपने नोटिस किया होगा, आपके घरों में कुछ लोग आए थे डाटा कलेक्शन के लिए, वो 2010 का एनपीआर है, उसमें कुछ नए बिंदु जोड़ने, उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए थे। पहली चीज़ तो अपग्रेडेशन हुई। दूसरी चीज़ 2015 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने एक चीज़ की है, वो क्या है, इस पर्टिकुलर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ आधार सीड कर दिया गया। इसे आधार सीडिंग कहते हैं विद द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और तीसरी चीज़ ये की गई कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को डिजिटाइज कर दिया गया। तो आज के डेट में आप एक बात याद रखिए कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2015 में अपग्रेड भी हुआ है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2015 में ही सीड किया गया है, आधार सीडिंग हुई है, और 2015 में ही इसका डिजिटाइजेशन भी हो गया है। ये फिर भी चर्चा का विषय उस लेवल पे नहीं बना, इस पे डिबेट, डिस्कशंस या प्रोटेस्ट नहीं हुए। 3 अगस्त 2019 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि एनपीआर करना है, और तब से लेकर के अब तक मैं आपको बता दूं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1200 गांव, 40 टाउन दोनों को मिला के तकरीबन 5028 ब्लॉक्स में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कंडक्ट किया जा रहा है ऑलरेडी। आई बात समझ में? जिसके तहत एक परफॉर्मा इशू किया गया है, एक क्वेश्चनर बनाया गया है। उस क्वेश्चनर और परफॉर्मा में दिए बिंदुओं का हवाला दे करके ही असदुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं कि 2010 के एनपीआर से ये 2020 वाला एनपीआर बहुत अलग होगा। एबीपी न्यूज पे कल खबर चल रही थी, और वहां पर जो उनकी पत्रकार है रुबाइना सरा खान, आई गेस, वो असदुद्दीन ओवैसी से कह रही है कि अभी तो गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई क्वेश्चनर या कोई बिंदु बताया नहीं है, आप कैसे एप्रीहेंशंस रख सकते हैं कि ये सब होगा। तो वो आगे से कह रहे हैं कि फलाना फलाना जगह पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फॉर्म दिया गया है। मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूं, आप भ्रम में ना रहें। 1200 गांव, 40 टाउन में लगभग 5028 ब्लॉक्स पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है एज अ पायलट मोड एनपीआर का। और उसमें जो क्वेश्चनर दिया गया है वो उस क्वेश्चनर को रेफरेंस करके क्वेश्चन में खड़ा कर रहे हैं गवर्नमेंट को। समझ में आ गई बात? ये मैं आपको क्लियर, नए एनपीआर के रिलेटेड अगर गवर्नमेंट ने अभी पॉइंट रिलीज नहीं किए हैं, बट वो वही होगा जो पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा है, तभी तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ना छोटे स्केल पर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं ही गृह मंत्री बनता हूँ, मैं ही पत्रकार बनता हूँ। ANI ने इंटरव्यू लिया था, हम लेते हैं इंटरव्यू। गृह मंत्री से पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई आप एनपीआर लेकर के आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि एनआरसी की तरफ उठाया जाने वाला कदम है। तो गृह मंत्री, पहली बात तो जो देश में कंसेप्ट रहता है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, ये करेक्ट नहीं है। ये बोलते हमेशा सच हैं, करेक्ट बोलते हैं। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जब आप अनप्रोडक्टिव ऑपोजिशन करते हैं तो अब आप अल्टीमेटली अपनी ग्राउंड लूज करते हैं, क्योंकि फिर आप सामने वाले पर्सन को विद हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाते हैं आंसर करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं, पत्रकार ANI को अमित शाह क्या कह के गए हैं, वो ये कह के गए हैं कि एनपीआर और एनआरसी अलग हैं। अब पत्रकार ऐसे सुन रहे हैं, कहते हैं हाँ, कहते एनपीआर जो है वो सिटीजनशिप एक्ट में कवर होता है, लेकिन जो सेंसस है वो सेंसस एक्ट 1948 में कवर होगा। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आप एनपीआर कर रहे हैं, बाद में एनआरसी आ जाएंगी, सिटीजनशिप आ जाएगा, अब ये सेंसस आप लेकर के आए हैं, सेंसस और एनपीआर गतिविधियां दोनों को आप मिला लेंगे, जोड़ लेंगे। तो वो ये समझा रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने फोकस क्या किया, फोकस बिल्कुल सही है। अगर आप आज की डेट में बात करें तो अगर सेंसस की मैं बात करूं तो सेंसस 1948 के सेंसस रेगुलेशन एक्ट में कवर होता है। सेंसस रेगुलेशन एक्ट 1939 के तहत ही आप देश में हर 10 साल पे जो सेंसस होता है ये होता है। क्लियर एस्पेक्ट? एनपीआर जो है वो कहां से आ रहा है, ध्यान से समझो। वो सेंसस रेगुलेशन एक्ट 1948 में नहीं कवर होता, वो कवर होता है 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में, और उसे बल दे रहा है 2003 का सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट, और उस अमेंडेड एक्ट से पैदा हुए सिटीजनशिप रूल्स 2003, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। तो एनपीआर का सोर्स अलग है, सेंसस का सोर्स अलग है, दोनों के कानून अलग है। यही उन्होंने ANI के समारोह में बताया।
तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। आई बात समझ में? फिर वो कह रहे हैं कि एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग हैं, इसमें दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एनआरसी जो है वो नागरिकता का कानून है और एनपीआर जो है वो जो भी लोग रह रहे हैं उनका कानून है। ये भी सही बोला है, ये भी सही बोला है, पत्रकार ने एक्सेप्ट भी किया है। हम बताते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब जब आप फंस कहाँ जाते हैं, अब आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया पे कि झूठ बोलते हैं, झूठ ऐसा नहीं, झूठ कहाँ बोला, बोला सच। झूठ वर्ड से बेहतर ये है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को छुपाया और घुमाया है, ये बड़ी बात है। क्योंकि फिर जब आप कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सामने रख देते हैं, तो बात जस्टिफाई रहती कि नहीं बोला तो सच ही था, तो वो नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि किसकी माने, इसलिए देश फैक्शंस में बट गया है, एक्सट्रीम हो गया है, कुछ सपोर्टर हैं कुछ ऑपोजिशन है। ऐसा नहीं चलता देश, कंस्ट्रक्टिव चाहिए अपन को। ना हमारा कोई सगा ना हमारा कोई दुश्मन है, ना कोई हम, ना किसी के हम एंडलेस सपोर्टर हैं, ना किसी के ओपोनेंट हैं। जो देश के हित में हम उसके साथ हैं, खत्म कहानी। कैसे हुआ समझो। अब आपको कुछ बातें बताता हूँ इसके रिलेटेड, फिर आपको समझ आएगा। पहले मैं अपनी स्टेटमेंट रख दूँ, स्टैब्लिश कर दूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ आज लेक्चर में। एनपीआर एनआरसी से रिलेटेड है कि नहीं है, इस पर मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। एनपीआर ही एनआरसी है, रिलेटेड है भी नहीं कि मैं तो इस पे जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं वो ही एनआरसी है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसी वेग स्टेटमेंट है, ये सत्य है, प्रमाणित हो जाएगा। एनपीआर इज एनआरसी, कुछ करने की जरूरत नहीं है एनआरसी के लिए, एनपीआर है एनआरसी हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बिल्कुल वैसा है जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जा करके वीज़ा खत्म होने पे टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए टीआर अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद जब आपका टीआर का पीरियड चल रहा होता है आप पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट इधर से टीआर खत्म हो गई, उधर से पीआर नहीं आई, बीच का पीरियड लटक गया, उसे कहते हैं ब्रिजिंग वीज़ा। वो ब्रिजिंग वीज़ा एट पार टीआर ही होता है। आपका टीआर वाला टाइम खत्म हो गया, बट वो तो ब्रिजिंग वीज़ा टीआर का ही काम कर रहा है। बस ये बिल्कुल वैसा ही है कि एनआरसी एनपीआर ही हो जाएगा, बस समय आने दीजिए, कैसे होगा समझाएंगे। चलिए, मैंने अपना कंसेप्ट स्थापित कर दिया ना, अब मैं उसको प्रमाणित करूंगा। पहले स्थापित किया, प्रमाणित करते हैं। चलिए अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले आप मुझे आपको ये बताना है कि ये आज ना मिट नहीं रहा, ऐसे अटल सत्य लिखा जा रहा है आज बोर्ड पे कि मिटने तक का नाम नहीं रह रहा। ये प्रमाणिकता है कि सत्य कितना मुकर है। देखिए कितना मैं चला रहा हूं लेकिन आज मिटता नहीं, कहता आज नहीं हटूंगा मैं, आज सत्य स्थापित होकर रहेगा। चलिए, भगवान जाने ये क्या हो रहा है, राम जाने। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में 2 तरह का डाटा आपसे लिया जाएगा। पहला डाटा कौन सा लिया जाएगा, डेमोग्राफिक, और दूसरा डाटा लिया जाएगा बायोमेट्रिक। ये पहले आप हमेशा समझ के चलिए, पहला डाटा कौन सा होगा, डेमोग्राफिक, दूसरा बायोमेट्रिक। सरकार गोलमोल बातें घुमा रही है लेकिन वो बातें कभी भी क्लियर होती नहीं, कि बायोमेट्रिक के ऊपर क्लियर नहीं बोल रही। अब सुनिए होगा क्या। डेमोग्राफिक डाटा में आपसे पूछा जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाएगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछ लिया जाएगा, एज वगैरह तो डेट ऑफ बर्थ में ही क्लियर हो गई, थोड़ी बहुत अदर इन्फॉर्मेशन। ये सारा डेमोग्राफिक डाटा है, कितने समय से रह रहे हैं, कितने समय तक रहना है, जो भी। बायोमेट्रिक में आपकी आंखों की पुतलियां और आपकी हाथों के निशान ले लिए जाएंगे। ये 2 चीज़ है। वो होगा क्या, एक पर्सन आपके घर आएगा। अब आप मुझे पहली बात फ़र्क करें हैं, एनआरसी और एनपीआर में फ़र्क करते हैं। पहला बात, जब वो पर्सन आपके घर आएगा, क्या ये आपकी आज़ादी है कि आप उसे इन्फॉर्मेशन दे या ना दे? नहीं, यू आर बाउंड टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन बिकॉज एनपीआर इज मैंडेटरी। एनपीआर मैंडेटरी है, ये बात आप याद रखना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपको खुद को रजिस्टर करना जरूरी है, अनिवार्य है, ये इट इज मैंडेटरी। लेकिन एनआरसी, क्या एनआरसी मैंडेटरी है? नहीं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मैंडेटरी नहीं है, कोई आपके घर आने वाला नहीं है। एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट तक आप अपने जरूरी दस्तावेज ये हैं जमा करा दीजिए। आप मत जाइए घर से सोए रहिए, मुझे मैं नहीं कराना, कोई कुछ नहीं कहेगा, मत कराइए। जब नहीं कराएंगे, डेट निकल जाएगी, उसके बाद सिर्फ एक लिस्ट आएगी कि आपका नागरिकता में लिस्ट में नाम नहीं है, फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये लाइन एक तो कंफ्यूज कर रही है लोगों को कि ये मैंडेटरी है, वो क्या है, ऑप्शनल।
वो ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है। एनपीआर मैंडेटरी है, एनआरसी ऑप्शनल है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आती है इंपॉर्टेंट चीज। एनपीआर रजिस्टर में गलती से भी एक लेटर तक नहीं लिखा गया है सिटीजन से रिलेटेड वर्ड का। सिटीजन वर्ड का एक सी तक नहीं है इसमें। एनपीआर में, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पॉपुलेशन की जानकारी है, नागरिकता की नहीं। ठीक है। लेकिन एनआरसी में सिटीजनशिप स्टेटस का क्लॉज है, उसमें सिटीजनशिप स्टेटस का क्लॉज है। वो नागरिकता का की पहचान करता है, ये लोगों की पहचान करता है। वो नागरिक की पहचान करता है, ये लोगों की पहचान करता है। साफ फर्क पता लग गया? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब चलो इनके बीच की कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे बायोमेट्रिक डाटा आपसे लिया जाएगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरकार से पूछा, अमित शाह से पूछा कि ये क्यों लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला कि देश का अधिकार बनता है कि हमारे पास जनसंख्या का एक पूरा डाटाबेस हो। वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ऐसा करती हैं, सही बात है। जनसंख्या का डाटाबेस आपके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा उनका कहना ये था कि तकरीबन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे सेम इन्फॉर्मेशन ही मिस कम्युनिकेट होने की वजह से गलत लिखी होती है। जैसे कईयों के डेट ऑफ बर्थ अलग अलग डॉक्यूमेंट पे गलत चढ़े हुए हैं या नाम अलग अलग चढ़ा हुआ है, तो वो कहते हैं ये सारा करेक्ट हो जाएगा। इससे रेड टेपिज्म खत्म होगा, लाल फीताशाही, करप्शन खत्म होगी। सबका एक ही डॉक्यूमेंट हो, एक ही ये आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा एनपीआर के तहत, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तीसरा वो ये कहते हैं कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए आसानी मिलेगी और वो जनता को लाभ उसका मिलेगा। तीसरा वो। चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसमें वो अपनी बात को काट गए। पत्रकार ने पूछा नहीं, मैं तो पत्रकार को देख के हैरान था, आप हैरान नहीं हुए? अगल बगल टेबल पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा था उनके जिससे वो कोई क्वेश्चन पूछें या कुछ करें, काफ़ी सेल्फ प्रिपेयर्ड थे। चलें, चौथा क्वेश्चन ये है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद मिलेगी, यानी कि हमारे नेशन की सिक्योरिटी जो है इससे स्ट्रेंथन होगी। कैसे होगी, नेशनल सिक्योरिटी कैसे स्ट्रेंथन होगी, वो अभी समझाऊंगा। वही बात तो इसको प्रमाणित करती है कि एनपीआर ही एनआरसी है। नेशनल सिक्योरिटी इससे तभी तो स्ट्रेंथन होगी, अदरवाइज कैसे होगी? बनाते रहो एनपीआर। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। बात को समझो। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक डाटाबेस सिस्टम नहीं है सिंपल। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। 2010 में जो लाया गया था, उस 2010 के एनपीआर के तहत ये नहीं पूछा गया था रेजिडेंट से कि आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या है। बात को समझिए। इस बार के वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो एनपीआर के क्वेश्चनर हैं उसमें ये क्लॉज है, तो इस एनपीआर में भी ये क्लॉज होना है। क्लॉज में ये है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक यूजुअल रेजिडेंट हूँ। अरे जब मैं पिछले महीने आया हूँ और मैं 7 महीने बाद चले ही जाने वाला हूँ, जब ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का डाटा है तो माता पिता का जन्म स्थान क्यों पूछा जा रहा है भाई? थोड़ी देर के लिए लॉजिक लगाओ। व्हाट इज अ लॉजिक? मेरी मदर क्यूबा से हैं, मेरे फादर यूके से हैं, क्या लेना आपको? मैंने बता दिया ना कि मैं आया हूँ 1 महीने पहले, मैं चला जाऊँगा 7 महीने बाद, ख़त्म। आपने तो सिर्फ लोगों की जानकारी लेनी थी। तो इसमें जब हम ये पूछते हैं कि आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या है, तो उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए एक पर्सन है हरप्रीत और एक पर्सन है कुणाल। अब ये हरप्रीत से जब ये फॉर्म भरने के लिए वो पर्सन आएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाला, उससे पूछा जाएगा माता कहाँ जन्मी है, बोलेगा पंजाब, और पिता कहाँ जन्मे है, पंजाब। ठीक है, ओके। कुणाल से पूछा जाएगा माता कहाँ जन्मी है, बोलेगा यूके, और पिताजी कहाँ जन्मे हैं, यूएसए। हाई फाई लोग हैं भाई, यूके यूएसए। वो बोलेगा ठीक है, ले जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं। उस दिन तो कुणाल को वो कुछ नहीं बोलेगा और किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, डाटा सिर्फ ले लिया जाएगा और वो चला जाएगा। अब जब वो चला जाएगा तो डाटा अपने पास रख लेगा। ऐसे ही सारे देश भर से डाटा कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट करने के बाद क्या होगा वो अभी आपको समझाएंगे। ये उदाहरण के तौर पे समझ आ गया कि माता पिता का ये पूछना कितनी बड़ी बात थी। अब आपको समझाते क्या होगा। इस बार के क्वेश्चनियर जो बनाए गए हैं उसमें जो कॉलम्स रखे गए हैं उससे आपसे बायोमेट्रिक्स मांगे जाएंगे। अब आपके पास सरकार में से प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि ऐसा आधार का ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो भी है, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ क्या है। तो वो कह रहे हैं आधार नहीं लिया जाएगा। मान लो तो आधार नहीं लिया जाएगा तो आधार वाली मशीन लेके आएगा वो पर्सन। आजकल आप लोग बैंक में जाते हैं, पीएनबी में जाइए, पंजाब नेशनल बैंक, कहीं भी छोटा सा रखा होता है अंगूठा,
और आम ही लोग ऐसे लगा देते, कहते लगा दो, लगा देते हैं। और एक छोटा सा पकड़ा होता है, जैसे आंखों वाले डॉक्टर ने पकड़ा, कहते इधर देखो, इधर देखो, बस हो गया। तो वो पर्सन आएगा, आपको कहेगा हाँ ये कागज पत्र लाइए, महिलाएं हैं घर में, पुरुष हैं, हाँ ला रहे हैं, मंगा रहे हैं, ये लगाइए जरा यहाँ पे लगाया, हाँ ये आंखें करिए जरा इधर, हाँ ठीक है, लाइए कागज लाइए, हो भी गया, बायोमेट्रिक तो हो गया आपका, पता भी नहीं लगा। तो या तो बायोमेट्रिक इस वे में लिए जाएंगे, या आपसे पूछा जाएगा आधार कार्ड है क्या, आप कहेंगे हाँ, तो आधार नंबर लिखा दो जरा, तो आधार नंबर लिखा देंगे तो बायोमेट्रिक वहाँ पे तो दिए ही हुए हैं। ऑलरेडी 2015 में सरकार आधार सीड कर चुकी है, इसके साथ आधार इसके साथ सीड कर चुकी है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आपके बायोमेट्रिक्स चले जाएंगे और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो ये एक विषय अलग बनेगा, उस पर अलग लेक्चर रखेंगे कि भाई सिक्योरिटी क्या है डाटा की। आप सारा डाटा डिजिटल मोड पे रखना है, इसकी सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी पे विषय में लेक्चर डिटेल में रखूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार इसे डिजिटल फॉर्मेट में रखी क्यों रही है। एक उंगली दबाएंगे, कुणाल और हरप्रीत का सारा डाटा खुल जाएगा। सरकार कह रही है डिजिटल फॉर्मेट में इसलिए रख रहे हैं कि 2011 के सेंसस का जो प्रिलिमिनरी फिगर्स थी वो अब आई 2017 में, और जो फाइनल एडवांस लास्ट स्टेज फिगर्स हैं वो आएंगी 2019-20 में। तो वो कह रहे हैं 10 साल बाद डाटा आता है, ये ठीक नहीं। तो अगर हम डिजिटलाइज कर देंगे इसको, तो फिर कंडक्ट करने के फ्यू मंथ्स के अंदर ही फाइनल डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, हम 10 ईयर्स के लिए बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। ये उनका तर्क है। आई बात समझ में? अब हम उनके 1 बाय 1 तर्क काटेंगे और समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहला तर्क वो ये देते हैं कि हमने बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एनपीआर मेंटेन करना जरूरी है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2009 में जब पी चिदम्बरम ने कहा था कि हमें एनपीआर चाहिए, 2010 में एनपीआर की कार्रवाई शुरू भी हुई, कुछ लोगों को एनपीआर कार्ड बांटा भी गया था। अब आप सोचेंगे ये एनपीआर हमने तो नहीं सुना अपनी ज़िंदगी के इतिहास में, पिछले दहाके के अंदर, पिछले कंप्लीट डिकेड में क्यों नहीं सुना। एनपीआर को खा गया एक बड़ा सा मगरमच्छ आके 2010-11 में ही, और हम उस समय उन दिनों की बात यूपीएससी में तो दिन रात उसी को पढ़ते थे। वो मगरमच्छ था आधार कार्ड, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, और इनके हीरो हुआ करते थे नंदन नीलेकणी। ये लेकर के आ गया आधार कार्ड, कहते ये देखो मैं क्या लाया हूँ, कहते लाओ दिखाओ क्या है, कहते बस ये ले लो, इसके तहत सब हो जाएगा। तो सारी दुनिया चली गई अपने अपने बायोमेट्रिक्स देने। ऐसे में इसी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सब्सिडी LPG की, खाद के पैसे, बीज के पैसे, और उज्ज्वला योजना के तहत समर्थन, हर चीज़ों का समर्थन इसी के थ्रू हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट करना शुरू कर दिया आपने ट्रांसफ़र करके अमाउंट। तो मुद्दे का सवाल ये बनता है कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि डिलीवरी सिस्टम को ये बेटर करेगा, ऑलरेडी आपके पास आधार है, आप आधार में अगर कोई जानकारी आपको कम लग रही है तो उसे और अपडेट कर लो, और उसी के तहत DBT तो चल ही रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मेरे पास कुणाल की पूरी जानकारियां हैं और उसमें मैं जस्ट एक नया क्लॉज और कोई जोड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं सारी नए सिरे से जानकारी इकट्ठी करूं। इससे बेटर है जो पहले की जानकारी है उसमें मैं नया क्लॉज फिल कर दूं। तो आधार तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये सर्विस डिलीवरी अच्छा करने वाला पॉइंट समझ में आता नहीं, क्योंकि मुद्दा ही कुछ और है, कहानी कुछ और है। इस बार जब पर्सन आपके घर आएगा वो आपसे मांगेगा वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ये सब मांगेगा। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री फिर आए कल परसों, कहते ये सब ऑप्शनल है, मत भरिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ भैया, जब आपके घर ये आदमी आएगा आप भर देना। क्यों? क्योंकि जो इन कॉलम्स को खोला छोड़ेगा ना खाली, एक लेटर 1-1.5 साल बाद बस उसी के घर आएगा कि अपनी नागरिकता प्रमाणित करो, और जो चुप करके सारे डॉक्यूमेंट दे देगा उसके घर कोई लेटर आएगा नहीं। मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि डॉक्यूमेंट दो या ना दो, मैं ये बता रहा हूं कि ये उल्टा डेट्रीमेंटल चीज़ है कि आप उसे ऑप्शनली खाली भी रख सकते हैं। क्योंकि फिर एक लेजिटिमेट सा क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों रखा खाली, तुम्हारे पास नहीं है क्या आईडीज? जब तुम ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर पिछले 4 साल से हो या 2 साल से हो, 5 साल से हो, तो आईडीज क्यों नहीं है तुम्हारे पास? फ़ोन नंबर क्यों नहीं दे रहे तुम? पैन कार्ड क्यों नहीं दे रहे? आधार कार्ड क्यों नहीं दे रहे? ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे? वोटर ID कार्ड क्यों नहीं दे रहे? ये सारी क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? तो वो तो कुछ नहीं कहेगा आपको, ये बात आप याद रखें, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सारी जानकारी आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कॉलम ऑप्शनल है, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसको तो कुछ कहना ही नहीं है ना, उसको तो सिर्फ डाटा कलेक्ट करके देना है। कहेगा तो वो जिसके लिए ये कॉलम बनाए। आई बात समझ में? तो ये इस बार